नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आगे का एजेंडा में विस्तार से खबरों पर नजर डालें। और आइए अब आगे का एजेंडा में विस्तार से खबरों का रुख करते हैं। खबर अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़ी हुई है, जहां सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चादर भेजेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री आज शाम 6 बजे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी को ये चादर सौंपेंगे, जो फिर 4 जनवरी को अजमेर शरीफ में दरगाह पर चढ़ाई जाएगी। और ये एक परंपरा का हिस्सा है। हर साल इसी तरीके से देश के प्रधानमंत्री की तरफ से अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर भेजी जाती है उर्स के मौके पर। इस समय भी अजमेर दरगाह में उर्स चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी हर साल चादर भेजते हैं और प्रधानमंत्री रहते हुए ये 11वां मौका होगा जब अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर भेजेंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में ये 813वां उर्स है जो शुरू हो गया है। और जिस तरीके से अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर पिछले कुछ समय से विवाद छिड़ा हुआ है, उसी को देखते हुए इस बार अजमेर शरीफ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चादर भेजा जाना बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है। आपको बता दें, पिछले दिनों हिंदू सेना की ओर से अजमेर की दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा कर दिया गया था। सर्वे की मांग करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया गया था, जिस पर पिछले महीने सुनवाई हुई थी। और अब अगली सुनवाई जो है उसके लिए 24 जनवरी की तारीख पहले से ही तय है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज शाम अजमेर शरीफ के लिए वो चादर भेजी जाएगी, लेकिन इसी को लेकर जो हिंदू संगठन है वो विरोध पर उतर आए हैं। चादर ना भेजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी हिंदू संगठनों की तरफ से लिखी गई है। ये चिट्ठी लिखी है दरगाह में शिव मंदिर का दावा करने वाले हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने, जिसमें उन्होंने लिखा कि मामला क्योंकि कोर्ट में है, ऐसे में अजमेर दरगाह पर चादर ना भेजी जाए, क्योंकि इससे दबाव बढ़ेगा और केस पर असर पड़ सकता है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता से उनसे सीधे बातचीत करते हैं। विष्णु जी, जरा ये बताइए कि ये चिट्ठी जो आपने पीएम को लिखी है, क्यों लिखी गई है ये चिट्ठी, क्या मकसद है? मैंने चिट्ठी साफ तौर पे इसलिए लिखी है माननीय प्रधानमंत्री जी को कि मेरा केस अजमेर का जिला अदालत है, वहाँ चल रहा है। और जब तक कोर्ट में केस चल रहा है, मैं मानता हूँ कि कोई संवैधानिक पद से यदि कुछ भी जाता है, कोई चादर जाती है या कोई फेवर होता है, तो मुझे लगता है कि हमें तो न्याय नहीं मिलेगा। जब कोर्ट में केस चल रहा है और वहाँ से कोई संवैधानिक पद यानी सीएम और पीएम वहाँ चादर भेज रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे जो केस चल रहा है, हमारा मंदिर का जो हमने दावा पेश किया है, उस पर असर पड़ेगा। इसीलिए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि जब तक ये मामला कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, जब तक के लिए आप चादर भेजने को जो है रोक दीजिए। और ये जो चादर भेजने की जो प्रथा है वो पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी द्वारा शुरू की गई थी। तो हर साल भेजी जाती है? हर साल भेजी जाती थी, मैं मानता हूँ भेजी जाती रही है, लोगों को पता नहीं, वो मैटर डिस्प्यूट है। अब मामला अदालत में है, तो मैंने गुजारिश यही की है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जब तक ये मामला कोर्ट में है, जब तक के लिए स्थगित कर देनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ना भेजें, ये मामला सॉर्ट आउट हो जाए, आप भेजें। ये मामले में ये पता चल जाए कि वो संकट मोचन महादेव मंदिर ही है, तो आपको चादर भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे आप जाइए, आप पूजा पाठ करना महादेव की, ठीक, जल अभिषेक करना। लेकिन जब तक ये पेंडिंग है कोर्ट में, दरगाह का केस पेंडिंग है, तो मैं मानता हूँ कि मेरे केस पे असर पड़ रहा है। और मैंने वहाँ के सीएम को भी एक मेल भेजा था, कोर्ट के जो सिविल न्यायालय में चल रहा है, और वहाँ के जिला कलेक्टर और एसपी साहब सिर्फ वहाँ पे कोर्ट में उसमें दरगाह में जाके वहाँ चादर पेश कर रहे हैं। तो मेरा केस, मुझे न्याय कैसे मिलेगा? मेरे केस पे तो सीधा असर पड़ेगा। तो अजमेर मामले में जो याचिकाकर्ता है विष्णु गुप्ता, आप उनको सुन रहे थे, कह रहे हैं मामला कोर्ट में है। इसी का हवाला देकर हिंदू संगठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील कर रहे हैं कि अजमेर शरीफ पर जो परंपरा रही है चादर चढ़ाने की, इस बार वो चादर ना भेजी जाए। प्रधानमंत्री के द्वारा हर वर्ष की भांति चादर भेजने का संदेश आया है, जिससे हम ये प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा चादर भेजी जाएगी उसका गलत संदेश
न्यायपालिका पे जाएगा और आम जन में जाएगा और राष्ट्रीय हित के विरुद्ध होगा। इस विषय पर हम सबने चर्चा की और निर्णय लिया प्रधानमंत्री भारत सरकार को एक पत्र के माध्यम से इस बात से अवगत कराया जाए कि जो चादर भेजी जा रही है वो चादर ना भेजे, क्योंकि उसका मूल कारण ये है कि अजमेर न्यायालय के अंदर दरगाह महादेव मंदिर का मामला विचाराधीन है, लंबित है, चल रहा है। तो उससे न्यायपालिका भी प्रभावित होगी, राजतंत्र भी प्रभावित होगा और जनतंत्र भी प्रभावित होगा। तो इससे जो प्रधानमंत्री की जो छवि बिगड़ सकती है, ऐसी स्थिति को बिगड़े नहीं और एक गलत संदेश नहीं जाए, इस संबंध में हमने प्रधानमंत्री को एक पत्र के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है और उनसे आग्रह किया जा रहा है कि किसी प्रकार से कोई चादर वगैरह नहीं भेजें। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दर पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो चादर भेजे जाने की तैयारियां हैं, उसी के बीच दरगाह में आप जानते हैं ये 813वां उर्स है जिसकी रंगत चढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ क्या क्या होने वाला है, इसी की जानकारी अजमेर दरगाह के जो मुखिया हैं उनकी तरफ से साझा की गई। आज से ही तमाम जो उर्स की रसूमात है वो अजमेर शरीफ की बारगाह में शुरुआत होती है उनकी। ये खानका शरीफ है अजमेर शरीफ की सबसे कदीमी खानका, एक लौती खानका, गरीब नवाज जहाँ रहा करते थे अपनी ज़िंदगी में। कोई भी रसूमात होती है तो पहले सज्जादा नशीन साहब यहाँ आके बैठते हैं और यहाँ से बैठने के बाद में अंदर से इत्तला आती है कि सब तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। उसके बाद सज्जादा नशीन साहब महफिल खाने में जाकर के गद्दी पे बैठते हैं। वहाँ फातह होती है, फातह के बाद में कव्वाली की शुरुआत होती है। अल्लाह ताला हम सबको इन बुजुर्ग दीन के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम रहे, हमारा मुल्क तरक्की करे, हम सब मिलजुल के रहें। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष शर्मा इस वक्त मौजूद है। मनीष से जानते हैं, मनीष इतने समय से आप भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये पहला ही मामला होगा जब प्रधानमंत्री की तरफ से जो अजमेर शरीफ में उर्स के मौके पर चादर भेजी जा रही है उसको लेकर हिंदू संगठन इस तरीके से विरोध जता रहे हैं। मनीष, बिल्कुल रोमाना, ये पहला मौका है। मुझे भी एक लंबा अरसा हुआ और मैं दरगाह से जुड़ी हुई तमाम खबरों की रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री की ओर से भेजे जाने वाली चादर को लेकर विवाद हो रहा है। अभी आप अजय शर्मा को सुन रहे थे जो पूर्व न्यायाधीश हैं, इसके अलावा सनातन धर्म रक्षा मंच के अध्यक्ष भी हैं। अगर अजय शर्मा की बात को हम समझें तो वो ये कह रहे हैं कि चूंकि इस पूरे मामले में 3 पक्षकार, जिसमें खासतौर पर अल्पसंख्यक मंत्रालय, इसके अलावा दरगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड, इन तीनों को चूंकि पक्षकार बनाया गया है और ये तीनों में से 2 पक्षकार सीधे सीधे भारत सरकार के यानी केंद्र सरकार के अधीन आते हैं और केंद्र सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री हैं, तो उनका ये कहना है कि कानूनी प्रक्रिया के लिहाज से अगर 2 पक्षकार केंद्र सरकार से ताल्लुक रखते हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री अगर चादर भेजते हैं तो कहीं ना कहीं कानूनी और न्याय प्रक्रिया में इसका सीधा असर पड़ता है। अजय शर्मा ने कहा कि चूंकि मामला अभी कोर्ट में है, 24 जनवरी जैसा आपने भी बताया रोमाना की जिला अदालत अजमेर में इस मामले की सुनवाई होनी है, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि इस चादर को न भेजा जाए। दूसरी तरफ दरगाह की तैयारियां अपनी तरफ से जारी हो चुकी हैं, कलंदर पहुंचने शुरू हो गए हैं, अलग अलग जगह से जायरीन वहां पहुंच रहे हैं, कव्वाली का दौर शुरू हो चुका है, उर्स पूरे परंपरागत तरीके से शुरू हो चुका है। लेकिन किरण रिजिजू जो आज शाम को चादर लेंगे और उसके बाद 4 जनवरी को अजमेर में जाकर ख्वाजा साहब की इस दरगाह में इस चादर को चढ़ाएंगे, तो कुल मिलाकर विवाद की स्थिति है और कुछ भी साफ नहीं है। क्या प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार हिंदू संगठनों की इस मांग को सुनते हैं और चादर नहीं भेजते हैं तो अपने आप में एक परंपरा का टूटना होगा। तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि क्या इस परंपरा को हम टूटता हुआ भी देखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी हद तक जिसकी संभावना है कि चादर आम साल की परंपरा की मुताबिक भेजी जाएगी और यहाँ पर प्रधानमंत्री की ओर से चादर को पेश किया जाएगा। लेकिन अब बड़ी बात 4 जनवरी तक ये एक अपने आप में सस्पेंस बना रहेगा कि क्या चादर चढ़ाई जाएगी या नहीं। जहाँ तक केस की बात है तो सुप्रीम कोर्ट ये साफ कर चुका है कि धार्मिक संगठनों के जो अर्जियां हैं उनको लेकर के कोई फैसला न दिया जाए, उन्हें सुना जाए, नई अर्जियां नहीं ली जाए। तो ऐसे में अब चूंकि अजमेर कोर्ट को 24 जनवरी को तय करना है और उसके पहले आज शाम ये तय हो जाएगा कि प्रधानमंत्री की चादर अजमेर के लिए रवाना होगी या नहीं। जी रोमाना, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखेंगे, जैसे कोई और अपडेट इस मामले से जुड़ा हुआ आएगा फौरन एबीपी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचाने का काम करेगा। मैं आगे बढ़ रही हूं, अगली खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली दंगों के एक और आरोपी को टिकट देने की तैयारी में AIMIM मतलब असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी ओखला से शफर रहमान खान को टिकट दे सकते हैं, उम्मीदवार बना सकते हैं, इसकी संभावना जताई जा रही है। दिल्ली दंगों के आरोप में फिलहाल जेल में बंद हैं शफर रहमान,
जामिया एलुमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष शफाउर रहमान और उन्हीं को दिल्ली दंगे के आरोपी को असदुद्दीन ओवैसी ओखला से उम्मीदवार बना सकते हैं, इसकी संभावना जताई जा रही है। इससे पहले आप जानते हैं ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों के एक आरोपी जिन्हें अपना उम्मीदवार एआईएमआईएम ने बनाया। ओवैसी साहब, आप कानून की दुहाई देते हैं और आप बेहतरीन बैरिस्टर भी हैं, तो आप ताहिर हुसैन दिल्ली के दंगों का आरोपी, उसे मुस्तफाबाद से टिकट भी देते दिखाई देते हैं, 12 उम्मीदवार उतार रहे हैं दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। आप शाहरुख खान को भी चुनाव में उतारने की बात कर रहे हैं सीलमपुर से, एक और आरोपी जिसकी जमानत को लगातार अदालत खारिज कर रही है। देखिए, कोर्ट कानून मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं कैंडिडेट को उतारूं। अगर इनका कन्विक्शन होता है तो बराबर हम इनको टिकट नहीं दे सकते, मगर जो पॉलिटिकल पार्टीज हम पर उंगलियां उठा रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि जो लोग शीशे के घर में होते हैं दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। 1984 के जो सिखों का जेनोसाइड हुआ था, किसने कैंडिडेट्स को दिया था जो एक्यूज थे? कौन सी वो कैंडिडेट थी जिस पर यूएपीए का कानून लग गया था, उसके बावजूद भी उसको कैंडिडेट बनाया गया? मैं अगर कैंडिडेट दे रहा हूं तो कानून मुझे इस बात की इजाजत देता है, बल्कि मैं आपके चैनल के जरिए ये कह रहा हूं कि ओखला से भी मैं कैंडिडेट को देने वाला हूं जो अभी जेल में है। तो आप क्या करेंगे? क्या ये लोग नहीं दिए क्या? हाँ, कानून है, की बात कर अगर रहे हैं कानून उनका कन्विक्शन देता है। नहीं, इशरत जहां की नहीं बात कर रहा हूं मैं, किसी और कैंडिडेट की बात कर रहा हूं जो हमारे जामिया यूनिवर्सिटी के वो ओल्ड बॉयज के सदर भी रह चुके हैं, मगर ये हमको उंगली उठा रहे हैं। तो दरअसल ये ओखला से जो ओल्ड बॉयज एसोसिएशन जामिया के अध्यक्ष रह चुके हैं शफाउर रहमान खान साहब का जिक्र यहां पर कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी, और ये शफाउर रहमान जो हैं वो फिलहाल सलाखों के पीछे हैं दिल्ली दंगों के आरोप के मामले में। असदुद्दीन ओवैसी के साथ ये जो पूरी बातचीत है ये आपको आगे 10:30 बजे दिखाऊंगी मैं, लेकिन दिल्ली चुनाव में ओवैसी के दाव को लेकर अब चर्चा तो बहुत तेज हो गई है। शफाउर रहमान खान को टिकट देने की चर्चा से पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद से अपना उम्मीदवार बना ही दिया है। ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों में आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के आरोप में जेल में है, और वहीं दिल्ली दंगों के दौरान पुलिसकर्मी पर वो पिस्टल तान कर चर्चा में आया था शाहरुख पठान, उसके भी चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट है एआईएमआईएम के ही टिकट पर। शाहरुख के चुनाव लड़ने की चर्चा को हवा तब मिली जब जेल में बंद शाहरुख के परिवार वालों से एआईएमआईएम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमाई ने मुलाकात की थी। और अब तो खुद असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे जो एबीपी न्यूज पर यह कह रहे थे कि ओखला से वो शफाउर रहमान को अपना उम्मीदवार बना सकते हैं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद है और जरा जैनेंद्र से ही समझते हैं असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से खुलकर दिल्ली दंगों के आरोपियों को टिकट बांटने का काम कर रहे हैं, करते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब एआईएमआईएम ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपनी जो रणनीति है वो तय कर ली है। जैनेंद्र, तस्वीर साफ हो रही है? बिल्कुल रोमाना, देखिए अगर वो दिल्ली दंगों के जो आरोपी हैं, जो विवादित लोग हैं, उन्हें टिकट नहीं देते तो शायद चर्चा भी नहीं होती कि एआईएमआईएम दिल्ली चुनाव लड़ भी रही है, नहीं लड़ रही है। शायद यही रणनीति है कि दिल्ली दंगों के आरोपियों के बहाने दिल्ली विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं और इसीलिए एक के बाद एक मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन को दे चुके हैं टिकट, सीलमपुर से शाहरुख पठान को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। शाहरुख के घर गए थे शोएब जमाई जो प्रदेश अध्यक्ष है एआईएमआईएम के मिलने, और अब ओखला से शफाउर रहमान को टिकट देने का लगभग स्पष्ट ऐलान इशारों में कर ही दिया असदुद्दीन ओवैसी ने। तो साफ तौर पर इसके जरिए ओवैसी दिल्ली विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करना चाहते हैं, चर्चा में आना चाहते हैं और इससे चुनौती सीधे सीधे बढ़ती है आम आदमी पार्टी की, क्योंकि ओवैसी के मजबूती से लड़ने का फायदा बीजेपी को होगा, पोलराइजेशन, काउंटर पोलराइजेशन, और इसमें जो अरविंद केजरीवाल जो कोशिशें कर रहे हैं, वो जो महिला कार्ड खेलने
मिलने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो 10 सालों की अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, उसमें उन्हें काफी चुनौती आएगी। आखिरी में रोमाना एक बात कह दूं, जो ओल्ड बॉयज एसोसिएशन का जिक्र ओवैसी कर रहे थे, वो पहले हुआ करता था, अब वो जामिया अलुमनाई एसोसिएशन है। 19-20 के दौरान शफाउर रहमान उसके अध्यक्ष थे। जब जामिया में एंटी-सीएए प्रोटेस्ट हुए थे, उसमें बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई थी शफाउर ने, और उसके बाद दिल्ली दंगों के आरोप लगे उन पर। फिलहाल वो जेल में है। समुदाय में उनको लेकर के जो है वो सहानुभूति है, और अगर वो चुनाव लड़ते हैं, जाहिर सी बात है अमानुल्लाह खान के लिए बड़ी चुनौती। तो जैसे कि जैनेंद्र कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं विवादों में रहकर सुर्खियां बटोरने की एक रणनीति के तौर पर भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की इसे देखना समझना चाहिए। जिस तरीके से एक के बाद एक दिल्ली दंगों के आरोपी और उन्हीं को उम्मीदवार बनाने की तैयारी में इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी नजर आ रही है। इस बीच दिल्ली के चुनावी माहौल में एक बार फिर से वीर सावरकर की गूंज सुनाई देने वाली है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीर सावरकर विनायक दामोदर सावरकर के नाम पर दिल्ली में एक कॉलेज की आधारशिला रखने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 3 जनवरी को दिल्ली में जो रैली करेंगे, उसी दौरान सावरकर के नाम पर कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। वीर सावरकर के नाम पर बनने वाला ये कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय का नया कॉलेज होगा। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद है। मतलब नीरज, दिल्ली की कल ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, जिसमें वीर सावरकर के नाम पर कॉलेज की आधारशिला की खबर भी सामने आ रही है, इसी के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव का ये औपचारिक तौर पर बिगुल जो बीजेपी की तरफ से बुलंद कर दिया जाएगा। नीरज, बिल्कुल, दिल्ली यूनिवर्सिटी के करीब 3 प्रोजेक्ट है जो 600 करोड़ रुपए की लागत से बनेंगे। उनका शिलान्यास रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसमें एक कॉलेज है जो वीर सावरकर के नाम पर भी बनेगा। तो दरअसल ये दिल्ली चुनाव के ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या ये कहें कि केंद्र सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ये आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाती रही कि 10 साल के दौरान दिल्ली सरकार ने एक नया कॉलेज नहीं बनाया, एक स्कूल नया नहीं बनाया। और इस बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल एक बड़ी रैली अशोक विहार में करेंगे, तो उस समय 600 करोड़ की जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की 3 अलग अलग प्रोजेक्ट हैं उसका शिलान्यास करेंगे, और उसमें एक जो कॉलेज होगा वो वीर सावरकर के नाम पर होगा। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है रोमाना, क्योंकि वीर सावरकर भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा मार्गदर्शक के रूप में रहे हैं, और वीर सावरकर का हमेशा वो बड़े बड़े मंचों से जिक्र करते रहे हैं, और विपक्ष लगातार वीर सावरकर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार को निशाने पर लेती रही है। और ऐसे में जब वीर सावरकर के नाम पे कॉलेज की स्थापना की जाएगी या शिलान्यास किया जाएगा, तो अपने आप में एक चर्चा का विषय होगा, और कहीं ना कहीं दिल्ली चुनाव में एक बड़ा मुद्दा भी हो सकता है। जी रोमाना। और इस बीच नीरज, एक और जो बड़ी खबर आई, जिस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को वो केंद्र की तरफ से चिट्ठी लिखी गई, शिवराज सिंह चौहान ने एक चिट्ठी लिख दी, उसको लेकर भी सियासत गरमाई हुई है। ये पूरा मामला जरा विस्तार से दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, थोड़ी देर पहले ही ये खबर आई है, कृषि मंत्री है भारत सरकार के शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखा है, और उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार 10 साल से दिल्ली में है, लेकिन किसानों के हित में एक भी काम नहीं हुए, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा जो किसानों के लिए फैसले लिए जाते हैं उसको भी दिल्ली में इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। तो एक बिल्कुल खुला ओपन पत्र उन्होंने आतिशी को लिखा है, और उसमें आम आदमी पार्टी सरकार पर किसानों को लेकर उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया है, और कई बहुत महत्वपूर्ण बातें कही, जैसे कहा है कि दिल्ली में किसान केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से किसान वंचित हैं। इसके अलावा दिल्ली में किसानों के प्रति जो दिल्ली सरकार है वो गैर जिम्मेदाराना रवैया है। तो जो हाल ही में आप देखें, कल केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों को लेकर 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिसमें एक DAP के लिए केंद्र सरकार ने सब्सिडी जारी की, और फसल बीमा योजना के लिए भारत सरकार ने उसको सरलीकरण किया, और उस पर भी करीब 65,000 करोड़ का फंड आवंटित किया। तो सीधा सीधा कृषि मंत्री का आरोप है कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है पिछले 10 साल से दिल्ली में है, लेकिन किसानों को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से जो योजनाएं, जो काम जो किए जा रहे हैं, उसका लाभ दिल्ली के किसानों को नहीं मिल रहा, और उसके पीछे जो हैडल है वो आम आदमी पार्टी की सरकार है। और यही कारण है कि उन्होंने आतिशी को एक विस्तार से पत्र लिखा है, और जो विषय भारत सरकार की तरफ से हैं उन सभी विषयों को एड्रेस करते हुए सीधा आरोप लगाया है कि जो दिल्ली की सरकार है वो किसानों के हित में काम नहीं कर रही है। बहुत शुक्रिया नीरज पांडे आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर मोदी कैबिनेट की
साल की जो पहली बैठक थी उसमें जो फैसले लिए गए वो किसानों के हित वाले, और ऐसे में आज साल के दूसरे दिन देश के कृषि मंत्री की तरफ से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को चिट्ठी लिखकर दिल्ली के किसानों की सुध लीजिए, दिल्ली के किसानों की हालत चिंताजनक, बाकायदा चिट्ठी के जरिए ये तमाम बातें कही गई हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।